नमस्कार साथियों। स्वागत है अपने YouTube चैनल तालीम विद जाकिर में। शिक्षण विधियों की इस श्रृंखला में हम अगली महत्वपूर्ण शिक्षण विधि प्रयोजना विधि अर्थात प्रोजेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा की दृष्टिकोण से यह विधि भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस विधि से हमारी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने किंडरगार्टन विधि के बारे में पढ़ा था और समझने का प्रयास किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो शिक्षण विधियों वाली प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और किंडरगार्टन विधि को बहुत ही कम समय में समझ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। इस विधि को बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम बात आती है कि प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन हैं। तो प्रयोजना विधि के प्रतिपादक WH किलपैट्रिक हैं, अर्थात विलियम हेनरी किलपैट्रिक, जिन्होंने 1918 में अमेरिका में इस विधि का प्रतिपादन किया था। देखिए, अभी तक जो प्रश्न बन रहे थे वो केवल इसी तरह से बनते थे कि प्रयोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया या फिर किलपैट्रिक ने किस विधि का प्रतिपादन किया, परंतु अब जो परीक्षा का स्वरूप है वह जटिल होता चला जा रहा है। तो उस दृष्टि से हमें इस विधि को बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही कम समय में इस शिक्षण विधि से वो सभी बिंदु समझते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। सर्वप्रथम बात आती है प्रयोजना विधि की अवधारणा किसने रखी। तो प्रयोजना विधि की जो अवधारणा थी वह शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने रखी थी। जॉन डीवी जो कि किलपैट्रिक के गुरु थे। जॉन डीवी जिनको प्रथम शिक्षा शास्त्री माना जाता है। अगला बिंदु आता है कि सन 1908 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किया गया था। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट शब्द है ये इंजीनियरिंग का शब्द है और इसका सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में 1908 में अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा किया गया था। अगले बिंदु में आता है कि सन 1911 में अमेरिका के प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री जॉन डीवी ने दर्शन शास्त्र के अंतर्गत प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था। प्रयोजनवादी विचारधारा, यदि प्रश्न इस तरह से आता है कि प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था, तब जॉन डीवी हो जाएंगे। जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने सन 1918 ईस्वी में प्रयोजनवादी विचारधारा के आधार पर प्रयोजना विधि का निर्माण किया था। तो प्रयोजना विधि का निर्माण किसने किया? किलपैट्रिक ने किया। प्रयोजना विधि की अवधारणा किसने रखी? जॉन डीवी ने रखी। इसीलिए विलियम हेनरी किलपैट्रिक को ही प्रयोजना विधि का जनक माना जाता है, प्रतिपादक माना जाता है। फिर अगले बिंदु में किलपैट्रिक का एक कथन है, अर्थात प्रयोजना की परिभाषा है जो इस तरह से है। प्रयोजना एक शो उद्देश्य प्रक्रिया है जिसे मन लगा करके सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। अर्थात जो भी समस्या होती है जिस पर प्रयोजना तैयार की जाती है उसको शिक्षार्थी उद्देश्य के साथ पूर्ण करते हैं। यह विधि करके सीखने पर आधारित है, अर्थात जो हमारे अधिगम की विधियां हैं उनमें से जो करके सीखने की विधि है उस पर आधारित है। और ये जो करके सीखने का विचार था वह भी जॉन डीवी ने ही दिया था। विद्यार्थियों में क्रियात्मक कौशलों के विकास के लिए अत्यंत उपयोगी विधि है। इस विधि से विद्यार्थियों का मनोगत्यात्मक विकास सर्वाधिक होता है। जब बालक करके सीखेंगे या करके परियोजना को तैयार करेंगे तो उनके अंदर जो क्रियात्मक कौशल होते हैं उनका विकास होगा। अब अगले बिंदु में आता है कि प्रयोजना विधि के प्रकार कितने हैं। तो प्रयोजना विधि के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। पहला आता है व्यक्तिगत परियोजना। व्यक्तिगत परियोजना में जब छात्र व्यक्तिगत रूप से किसी अलग प्रोजेक्ट पर कार्य करता है, जैसे चार्ट, मॉडल, मिट्टी के खिलौने आदि बनाना, तो यह सभी व्यक्तिगत परियोजना के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद दूसरी जो प्रकार है वह है सामूहिक परियोजना। सामूहिक परियोजना में जब कक्षा के सभी छात्र मिलकर सामूहिक रूप से एक ही प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं तो इसे सामूहिक परियोजना कहते हैं। जैसे कि नाटक मंचन हो गया, वृक्षारोपण हो गया, सफाई अभियान हो गया आदि, ये सभी जो होते हैं सामूहिक रूप से परियोजनाएं होती हैं।
इसमें सभी बच्चे, कक्षा के या विद्यालय के सभी बच्चे एक साथ होकर परियोजना कार्य करते हैं। फिर अगले बिंदु में आता है कि किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना के 4 प्रकार हैं, और जो कि इस प्रकार है, जिनमें से प्रथम है कलात्मक परियोजना। कलात्मक परियोजना में छात्रों में विभिन्न प्रकार की जो कलाओं के विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे नृत्य कला हो गया, अभिनय कला हो गया, कविता वाचन तथा संगीत आदि। दूसरा प्रकार जो है वह है रचनात्मक परियोजना। रचनात्मक परियोजना को रसास्वादन परियोजना भी कहते हैं। यह परियोजना का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। छात्रों में सृजनशीलता का विकास इस प्रकार के परियोजना से सर्वाधिक होता है। अगला जो प्रकार आता है वह है अभ्यासात्मक परियोजना। अभ्यासात्मक परियोजना में बच्चों को अवकाश के दिनों के सदुपयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि अवकाश में भी विद्यार्थी अभ्यास कर सकें, जैसे शास्त्रीय कार्य हो गया, दत्त कार्य हो गया, असाइनमेंट वगैरह हो गए। इस तरह का कार्य जो है विद्यार्थियों को दे दिया जाता है, जिससे कि जो अवकाश रहता है उसमें भी बालक उसका सदुपयोग कर सके। अंतिम जो प्रकार है किलपैट्रिक के अनुसार वह है समस्यात्मक परियोजना। समस्यात्मक परियोजना में समाज की किसी तत्कालिक समस्या पर विद्यार्थियों से व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से कार्य कराया जाता है, जैसे बढ़ती महंगाई को कैसे कम कर सकते हैं, फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह की समस्याएं जो हैं वह समस्यात्मक परियोजना के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से हमने किलपैट्रिक के अनुसार कुल 4 प्रकार की परियोजनाओं को देखा। सबसे पहले आता है कलात्मक परियोजना, उसके बाद रचनात्मक परियोजना, फिर अभ्यासात्मक परियोजना और फिर समस्यात्मक परियोजना। फिर उसके बाद एक देखिए अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने परियोजना के अलग अलग प्रकार बताए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्री थॉमस एस रिस्क भी हैं, जिन्होंने परियोजना के 3 प्रकार बताए हैं। सर्वप्रथम इन्होंने पहला प्रकार बताया है सीखने से संबंधित परियोजना, द्वितीय प्रकार बताया है समस्या से संबंधित परियोजना और तृतीय प्रकार बताया है उत्पादनशीलता से संबंधित परियोजना। अगला बिंदु आता है परियोजना के सोपान। देखिए सोपान हमारी परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण रहते हैं। किसी भी परीक्षा में, शिक्षक भर्ती परीक्षा में सोपान से संबंधित 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। उसमें क्या होता है कि सोपान दे दिए जाते हैं अव्यवस्थित क्रम में और प्रश्न में रहता है कि इनका सही क्रम है, तो वहाँ पर सही क्रम में इनको लगाना पड़ता है और फिर विकल्प को चुनना पड़ता है। या फिर इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं कि कुछ सोपान दे दिए जाएंगे, उसमें से आता है कि इसका प्रथम सोपान है, परियोजना विधि के प्रथम सोपान है, या फिर अंतिम सोपान पूछ दिया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न जो है परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आइए हम समझते हैं, प्रत्येक सोपान को बहुत ही जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं अच्छे से। तो पहला सोपान आता है परिस्थिति उत्पन्न करना। परिस्थिति उत्पन्न करने में क्या होता है कि जो अध्यापक होता है वो शिक्षार्थियों को ऐसे वातावरण में ले जाता है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिससे कि बालक या बच्चे जो होते हैं वो समस्या को समझें और किसी एक समस्या को चुनकर उस पर परियोजना कार्य कर सकें। उसके बाद जैसे कि आप समझिएगा मेला हो गया, प्रदर्शनी हो गया, कोई सामूहिक कार्यक्रम हो गया, उसमें ले जाकर बच्चों को समस्याएं दिखाई जाती हैं, फिर उन पर जो है बालक परियोजना तैयार करता है। फिर जो नंबर 2 बिंदु आता है उसमें आता है परियोजना का चयन करना। परियोजना के चयन करना में क्या होता है कि अब जो समस्याएं शिक्षक ने शिक्षार्थियों के सामने रखी, उन समस्याओं में से जिस समस्या पर विद्यार्थियों की सर्वाधिक रुचि होती है उस समस्या पर परियोजना कार्य के लिए चुना जाता है, उस समस्या को परियोजना कार्य के लिए चुना जाता है। फिर जब चयन कर लिया जाता है उसके बाद उस परियोजना की रूपरेखा बनाई जाती है कि इसको कैसे हम करेंगे। उसके बाद चतुर्थ जो सोपान है वो आता है क्रियान्वयन। क्रियान्वयन में बालक जो है उस रूपरेखा के आधार पर जो अभी उसने तैयार की थी उसी आधार पर उसको
क्रियान्वयन करता है, अर्थात करके सीखने के आधार पर उसका निर्माण करता है। उसके बाद पांचवा जो सोपान है वह है मूल्यांकन। मूल्यांकन में जो विद्यार्थी ने परियोजना तैयार की है, प्रोजेक्ट बनाया है, उसका वह निरीक्षण करता है और मूल्यांकन करता है, और यह वह शिक्षक की देखरेख में करता है या शिक्षक के परामर्श से करता है। अंतिम जो सोपान है वह है लेखा जोखा प्रस्तुत करना। लेखा जोखा प्रस्तुत करने में या आलेखन में या प्रतिमान देना में क्या होता है कि परियोजना के प्रारंभ से और परियोजना के पूर्ण होने तक जिन सामग्रियों की जरूरत पड़ी, जो समस्याएं उत्पन्न हुई, उन सबका लेखा जोखा एक पुस्तिका में रखा जाता है, और वही हमारा लेखा जोखा प्रस्तुत करना सोपान कहलाता है। तो इस तरह से हमने समझा कि जो परियोजना विधि है इसके कुल 6 सोपान हैं, जो कि कुछ इस क्रम में है। सबसे प्रथम आता है परिस्थिति उत्पन्न करना, और द्वितीय आता है परियोजना का चयन करना, तृतीय आता है परियोजना की रूपरेखा बनाना, और चतुर्थ आता है क्रियान्वयन, और पांचवा आता है मूल्यांकन, तथा अंतिम जो कि छठा है वो आता है लेखा जोखा प्रस्तुत करना अथवा आलेखन अथवा प्रतिमान देना। अगला बिंदु जो है गुण, कि जो हमारी परियोजना विधि है इसके गुण क्या हैं। तो प्रथम गुण आता है कि यह विधि जो है वह बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक विधि है। नंबर 2 बिंदु है जो इसका गुण अर्थात विशेषता है, वह है विद्यार्थियों में क्रियात्मक कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है। क्रियात्मक कौशलों की जो विकास की जो विधि है उनमें से सर्वश्रेष्ठ विधि यही मानी जाती है परियोजना विधि। नंबर 3 जो विशेषता है वह है समस्या का व्यवहारिक हल प्राप्त होता है। नंबर 4 में सामूहिक या समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। नंबर 5 आता है तत्परता, अभ्यास एवं प्रभाव, तीनों नियमों की प्राप्ति इस विधि से हो जाती है। अर्थात जो थार्नडाइक के सीखने के प्रमुख 3 नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम, इन तीनों नियमों की प्राप्ति इस विधि से हो जाती है। अगली जो विशेषता है या फिर जो गुण है वह है ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। उसके बाद 7वां जो गुण है वह है विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट वर्क या प्रोजेक्ट कार्य इसी विधि के आधार पर ही दिया जाता है। 8वां जो गुण है वह है भारत में जो निर्मित बुनियादी शिक्षा है, जो महात्मा गांधी ने शुरू की थी, इसी विधि पर आधारित है। तो अर्थात जो बुनियादी शिक्षा थी वो इसी विधि पर आधारित थी। अंतिम जो गुण है वह है इस विधि से विद्यार्थियों में स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है। फिर आते हैं इस विधि के दोष। देखिए, कोई भी चीज होती है तो उसके गुण होते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें दोष भी होते हैं। तो समझ लेते हैं इस विधि के दोष क्या हैं। दोष में सबसे पहले आता है कि यह विधि सर्वाधिक खर्चीली विधि है, यानी कि सर्वाधिक खर्चीली विधि यही है। और उसके बाद बात आती है कि इस विधि से विद्यालय का स्वरूप कारखाने जैसा हो जाता है। और तृतीय दोष जो है, इस विधि का आयोजन दैनिक रूप से करना संभव नहीं होता है। अगर दैनिक रूप से परियोजना ही कार्य दिया जाएगा तो फिर विषय सामग्री कब पूर्ण होगी, तो इसलिए इस विधि का दैनिक रूप से आयोजन करना भी संभव नहीं होता है। नंबर 4 जो दोष है वह है इस विधि में अध्यापक अधिक सक्रिय रहता है। अध्यापक इस विधि में अधिक सक्रिय रहता है। तो ये इस विधि के कुछ दोष हो गए, जो कि 4 हैं संख्या में। तो इस विधि में हमने कुछ इतनी ही बातें सीखी जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूं कि यह विधि आपको समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको यह विधि पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।